हेलो फ्रेंड्स। मैं बीके दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो वीडियो है वो क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के दो टॉपिक को कवर करेगा। एक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये दोनों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक, इसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसमें एक वर्ड आया है जीनोम। ये जीनोम क्या है? तो इसका एक डेफिनेशन अगर आपको सिंपल बताऊं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं। ये फैक्ट वेल नोन है। अब जो हैप्लॉइड सेल होता है, हैप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम्स पे जितने जीन प्रेजेंट होते हैं उनके कंप्लीट सेट को जीनोम कहा जाता है। ठीक है। तो जीनोम जो है, अब ह्यूमन ये जो प्रोजेक्ट है इसका अगर देखा जाए बेसिकली ये किस ये नाम से भी एक कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य पर्पज है कि ह्यूमन जीन के अंदर ये पता करना कि कितने जीन्स हैं, किस जीन का क्या फंक्शन है, कितने नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट है, और फिर उस इसके तो जो नॉलेज मिलता है वो उसका फ्यूचर में यूज़ करना। ये मेन जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसीलिए पहला तो टारगेट यही था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने जीन हैं, कितने उनका फंक्शंस क्या है। क्योंकि उसके पहले बहुत सारे ढेर सारे स्पेकुलेशन थे। कोई कहता था 1 लाख जीन है, लेकिन लेटर ऑन जब कंफर्म हुआ तो पता चला कि ओनली 30,000 जीन है। तो जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हमारे सामने इसी प्रोजेक्ट के द्वारा आए। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले ह्यूमन प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन। ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स ली डीसी। चार्ल्स ली डीसी ने 1986 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो है एक कल्पना की कि इस प्रोजेक्ट, और इसके बाद से तो 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और 13 वर्षों के बाद सितंबर 2003 में ये कंप्लीट हो गया। यानी इतना लंबा समय लगा, 13 ईयर्स जो है इसमें टाइम लगे। और इसमें जो मेन जो विभाग इन्वॉल्व थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दो विभाग पूरी तरह से समर्पित थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि वाई एसजीपी इज कॉल्ड एज ए मेगा प्रोजेक्ट। ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट हमने मेंशन किया है। पहला तो ये है कि इसमें जो जीन जो बेस पेयर आइडेंटिफाई किए गए वो 3 × 10⁹ बेस पेयर थे। ये ह्यूज नंबर ऑफ बेस पेयर्स आर आइडेंटिफाई दिस बाय अंडर दिस प्रोग्राम। दूसरी, हाई कास्ट, बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वॉल्व हुए, जैसे $9 बिलियन इसमें खर्च हुआ। ये भी एक ह्यूज अमाउंट था। और तीसरा, जो डाटा मिला, ये दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो डाटा मिला वो इतना लार्ज था कि अगर उनको 100 पेजेज की किताब बनाई जाए, हर पेज में अगर 1000 लेटर्स हों तो 3300 बुक्स लिखी जा सकती है। इतना बड़ा डाटा कलेक्ट हुआ। तो ये रीजन रहा है जिसके कारण इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। और इसमें वेरी हाई कंप्यूटेशन डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ी। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो एसजीपी को मेगा प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके अलावा देखिए गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया तो उसका क्या एम रखा गया? बिना एम का तो कोई काम होता नहीं है। तो क्या, व्हाट इज द पर्पज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? इतना पैसा खर्च करना, समय खर्च करने की क्या जरूरत थी? फायदे थे जो नीचे आप देख सकते हो। क्या हमने पहले गोल क्या रखा, साइंटिस्टों ने गोल क्या रखा? साइंटिस्टों का पहला गोल था कि ह्यूमन डीएनए में जितने जीन हैं उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा था कि उसके फंक्शंस को डिटरमाइन करना। तीसरा यह था कि उसके अंदर जितने बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, उनको पता लगाना कि कौन कौन से बेस प्रेजेंट हैं। और तीसरा, जो भी डाटा मिलता है उनका एक डाटाबेस बनाना, उनको डाटाबेस में स्टोर करना और उन डाटा की एनालिसिस करना, और उससे जो फैक्ट्स क्लियर आते हैं, फैक्ट्स जो सामने आते हैं, उनको अदर सेक्टर में यूज के लिए देना। और लास्ट वन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज टू एथिकल, मतलब जिससे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो नॉलेज
प्राप्त होगा, उससे हम इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को भी एड्रेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी भ्रांतियाँ, जो भी सस्पिशंस हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। तो ये रहे ह्यूमन गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। याद करने के लिए बड़ा आसान है कि जीन को आप पकड़िए तो जीन के नंबर, जीन का फंक्शन, अब जीन में बेस होते हैं तो बेस के फंक्शन, बेस के नंबर, ये सब जान गए। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन में जो उसको डाटाबेस में स्टोर किया, फिर एनालाइज किया, फिर जो फैक्ट्स आए उनको अदर सेक्टर में यूज किया, और ELSI पर्पज जो ELSI जो इश्यूज थे उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीन और बेस को कैसे आइडेंटिफाई किया गया। तो इसके लिए दो मेथोडोलॉजी यूज की गई। एक मेथोडोलॉजी थी सीक्वेंस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, EST। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर आप एक्सप्रेस वर्ड से पकड़ सकते हैं, यानी वो जीन जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, यानी जीन जो मैसेंजर RNA बनाते हैं, तो वो जीन इस मेथड से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि केवल 2% है, ये जो है होल DNA का केवल 2% है जो कोडिंग DNA है। तो लार्ज पोर्शन ऑफ DNA अनआइडेंटिफाइड रह जाएंगे इस मेथड से। फिर भी एक मेथड है, वो DNA जो RNA बनाते हैं उनके सीक्वेंस का हम पता लगा सकते हैं। दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें होल DNA यानी जो नॉन कोडिंग इंट्रांस होते हैं, जो कोडिंग इंट्रा एक्सांस होते हैं, उनको कोड किया जाता है इस मेथड के द्वारा। और इस मेथड में क्या किया जाता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो है जिस DNA को आइडेंटिफाई करना, जिस DNA के पार्ट को हमें उसके जो जीन्स हमको पता करना है, उनको हम आइसोलेट करते हैं, फिर उनका फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। उसके बाद से उन फ्रेगमेंट्स को क्लोनिंग कराई जाती है, यानी उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। और इसके लिए जो वेक्टर यूज किए जाते हैं YAC और BAC, ये दो वेक्टर यूज किए जाते हैं। YAC का मतलब है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और BAC का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद अगर DNA की मात्रा कम, इफ द अमाउंट ऑफ DNA इज लेस, देन इट इज एम्पलीफाइड बाई PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं हम। उसके बाद से सेंगर मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग के द्वारा जो भी DNA के प्राप्त हुए हैं उनकी हम सीक्वेंसिंग करते हैं, और सीक्वेंसिंग करने के बाद उनका फिजिकल और जेनेटिकल मैप तैयार हो जाता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें जो सीक्वेंस एनोटेशन मेथड में यूज होते हैं। ठीक है, तो दोनों में अगर बेसिकली डिफरेंस देखा जाए तो क्या है, पहले में जो है उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो RNA के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम लोग एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग EST बोलते हैं। और दूसरे में केवल उन जीन का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है जो RNA के रूप में एक्सप्रेस होते हैं, बल्कि उन DNA का भी सीक्वेंस पता लगाया जा सकता है, जीन का जो है सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया जाता है जो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं करते हैं। और उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है सेंगर मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला ये डायग्रामेटिकली इसको यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। ये सेल है, सेल के अंदर DNA है, DNA को पहले आइसोलेट कीजिए, पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ DNA। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। उसके बाद उसको ये जो इनकी बहुत सारी कॉपी बनाई गई, तो इसके लिए सूटेबल वेक्टर्स जो है यूज किए गए। और वेक्टर कौन कौन यूज किए गए, BAC और YAC। उसके बाद उनकी क्लोनिंग कराई गई। क्लोनिंग कराने के बाद अगर मात्रा कम है, ये स्टेप तब लागू होगा जब DNA की मात्रा बहुत कम। उसके बाद से उनको सेंगर मेथड के द्वारा, सेंगर मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग के द्वारा सीक्वेंस करके और पूरे DNA का हम ऑर्डर, जीन का ऑर्डर पता कर सकते हैं, उनका फंक्शन भी पता कर सकते हैं। अगला स्टेप है, अब आ गया सेलाइन फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के क्या मुख्य फंक्शन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या डाटा मिला, जो तो मेन जो डाटा मिला वो तो आपने देखा कि 3300 बुक्स में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मेन पॉइंट्स को दिया गया है। पहला पॉइंट तो बहुत इजी है, आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम और 1 पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं।
ह्यूमन जीनोम में जो टोटल जीन्स फाइंड आउट किए गए, जीन नहीं बेसिस जो फाइंड आउट किए गए, उनकी संख्या कितनी थी? 3164 नाइट्रोजनस बेसिस आर आइडेंटिफाइड। एंड जो जीन्स की संख्या थी वो कितनी थी? 30,000, यानी 30,000 जीन्स और 3164 मिलियन बेसिस जो है आइडेंटिफाई किए गए। उसके बाद से एवरेज जो जीन की संख्या पर क्रोमोसोम्स निकाली गई वो थी 3000 बेसिस थी। एक जीन में ऑलमोस्ट 3000 बेसिस, किसी में कम हो सकते किसी में ज़्यादा, लेकिन जो एवरेज आया वो 3000 बेसिस थी। इसके बाद जैसे सबसे जो बड़ा जीन था वो डिस्ट्रोफिन आइडेंटिफाई किया गया। द लार्जेस्ट जीन वाज डिस्ट्रोफिन, और उसके अंदर बेस की संख्या कितनी थी? 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट थे। ठीक है, और जैसा कि आपको मालूम है कि जो कोडिंग जीन थे वो केवल 2% थे, बाकी रिपीटेटिव डीएनए थे जो नॉन कोडिंग पार्ट बनाते हैं। अब उसके बाद से 50% जो जीन थे उनका फंक्शन अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। उसके बाद से जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, जो नॉन कोडिंग पार्ट है, वो लार्ज पोर्शन है ह्यूमन जीनोम के। ठीक है, तो इनका क्या रोल है? मतलब ये हमें इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डायनामिक्स और इवोल्यूशन के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है ना? और ये जो एक क्रोमोसोम 1 है, जैसे कि आपको मालूम है 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो उनको नंबर दिया गया। तो जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जीन 2964 जीन आइडेंटिफाई किए गए, और सबसे कम जीन जो है वाई क्रोमोसोम के ऊपर मिले। 231 क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम्स पर पाए गए, और 1.4 मिलियन जो है लोकेशंस ऐसे मिले जो केवल एक बेस के डिफरेंस थे उनमें। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोटाइड थे उनको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया। मतलब अगर 10 न्यूक्लियोटाइड हैं तो उसमें एक एक बेस का केवल अंतर मिला। ठीक है, यानी दे शो डिफरेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली वन बेस, तो इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया, या SNP इसका फुल फॉर्म। अब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन तो जो गोल है उसी से आप गेस कर सकते हैं कि जो जीन है, बहुत सारे जेनेटिकल डिजीज और हेरिडिटी डिजीज होते हैं जो जीन की वजह से होते हैं, उनके बारे में पता लगाया जा सकता है और उनको क्योर किया जा सकता है। उन डिजीज़ को RNA टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रीट किया जा सकता है। और इसके अलावा जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं, कैट है, रैट है, उनके भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इवोल्यूशनरी जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब कैसे? जैसे एप के जीनोम से ह्यूमन जीनोम को कंपेयर कीजिए, अपने आप आपको पता लगेगा, वो हमारे सबसे क्लोज होगा तो वही हमारा एंसेस्टर है। चलिए, अब अगला टॉपिक है DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग से पहले मैं फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि किसी भी सरकारी दस्तावेज के ऊपर आपके अंगूठे का निशान लिया जाता है। इवन आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आप देखिए आपकी आइडेंटिटी वो क्यों लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एक्चुअली क्या होता है कि जो अंगूठे के ऊपर जो लाइनें होती हैं वो हर पर्सन में स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट आपकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन अब बाद में ये देखा गया कि ये फिंगरप्रिंट जो है ना, इनको चेंज किया जा सकता है, ऑपरेशन के द्वारा चेंज कर दीजिए, चाहे किसी का अंगूठा ही कट जाए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1984 में, आगे हम चलते हैं, 1984 में एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, सर डॉक्टर एलेक जेफरी। तो एलेक जेफरी ने जो 1984 में जब वो जीन मार्कर के ऊपर काम कर रहे थे, इनहेरिटेड डिजीज के लिए जो जीन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे थे, तभी उनके मन में ये DNA फिंगर प्रिंटिंग का भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी इन 1984। इसका बेस क्या है? DNA फिंगर प्रिंटिंग का बेस क्या है, मतलब कैसे DNA फिंगर प्रिंटिंग वर्क करता है?
तो देखिए, जैसे कि अभी आपको बताया कि जो हमारा फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंट के ऊपर जो लाइनें होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, वो जो सर्किल बनाती हैं वो स्पेसिफिक होती है, एंड वही बेसिस है फिंगरप्रिंट का। ऐसे ही डीएनए फिंगरप्रिंट के अंदर यूनो की जो जीन्स होते हैं, जो बेसिस के जो सीक्वेंस होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। अब इसमें से अगर हम पूरा स्ट्रेच ऑफ डीएनए देखें तो आपको मालूम है कि 2% केवल कोडिंग है, बाकी जो है नॉन कोडिंग यानी रिपीटेटिव डीएनए, जो अमीनो एसिड्स या मैसेंजर आरएनए नहीं बनाते हैं। तो ये जो नॉन कोडिंग पोर्शन जो है रिपीटेटिव डीएनए के होते हैं, इनके भी अगर हम थोड़ा स्ट्रेच करें और डिटेल स्टडी करें तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पोर्शंस होते हैं जो फिर रिपीट करते हैं। रिपीटेटिव डीएनए के अंदर भी रिपीटेटिव यूनिट्स होती है, उनको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए के अंदर भी देखा गया 2 तरह के रिपीटेटिव यूनिट्स मिले, माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स। जो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है वो मिनी सैटेलाइट्स। मिनी सैटेलाइट्स में खास बातें होती है कि ये इनहेरिटेबल होते हैं। दूसरी बात, इनके जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, इसलिए मिनी सैटेलाइट्स को VNTR भी कहा गया, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ये मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करेगा, और यही VNTR हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। उसी VNTR को पता लगाया जाता है, और एक व्यक्ति के और VNTR का जो प्रिंट बनाते हैं उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं। जो डीएनए का जो मिनी सैटेलाइट्स के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको जब उनको जो है VNTR कहा जाता है, और ये VNTR क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ कंपेरिजन करके ये पता लगाया जा सकता है जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं मैच करके। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि डीएनए के अंदर रिपीटेटिव डीएनए होते हैं। रिपीटेटिव डीएनए में सैटेलाइट डीएनए मिलते हैं, और सैटेलाइट डीएनए 2 तरह के होते हैं, मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, मिनी सैटेलाइट्स। यानी मिनी सैटेलाइट्स के अंदर जो सीक्वेंसेस है, बेस का सीक्वेंसेस है, उस वो वेरिएबल सीक्वेंसेस होते हैं जिनको VNTR करते हैं, और इसी को पता लगाना। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, इसके अलावा डाइजेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, साउदर्न ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन और ऑटो रेडियोग्राफी। अब एक एक स्टेप को हम समझने की कोशिश करते हैं। आइसोलेशन, इसके लिए यहाँ हम डायग्राम से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सेल के अंदर से ये डीएनए क्या किया गया, आइसोलेट किया गया। पहला स्टेप क्या, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी ह्यूमन सेल के अंदर से डीएनए को आइसोलेट किया गया, और आइसोलेटेड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, एक तरह का ये इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स होते हैं, उनके द्वारा डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया, पीसेस में ब्रेक कर दिया गया। फिर इन पीसेस की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई। अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के में क्या हुआ कि जो अलग अलग जो लेंथ के डीएनए थे, मतलब मालिकुलर बेसिस या साइज के आधार पर ये अलग अलग हो गए। यानी जिनका लो मालिकुलर वेट थे, जिनकी साइज कम थी, वो नीचे की तरफ मिले, क्योंकि वो एगैरो जेल में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। जो हैवी डीएनए थे वो नज़दीक की तरफ मिले। इस तरीके से ये अकॉर्डिंगली लेंथ अरेंज हो गए, कहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। इसके बाद से इसको जो है क्या किया गया, इनकी साउदर्न ब्लॉटिंग की गई। साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, ये जो एगैरो जेल के अंदर जो अलग अलग साइज के डीएनए अलग अलग प्लेस पे हैं, इनके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज पेपर पेस्ट करके और उनको पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या करते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है। उसके बाद से क्या किया गया कि जो नाइट्रोसेलुलोज के पेपर के ऊपर ये डीएनए जिस क्रम में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्राप्त हुए यहाँ आ गए। इसके बाद इनको डीएनए प्रोब के से इनको हाइब्रिडाइज कराया गया। अब आप देख सकते हो कि डीएनए प्रोब क्या है, यानी वो नाइट्रोजन वो डीएनए सेगमेंट जिनमें P34 इंट्रोड्यूस था। तो ये रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए होते हैं। डीएनए प्रोब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए होते हैं।
और इनके सीक्वेंस नोन होते हैं। इसलिए वो जिससे हाइब्रिडाइज होते हैं, जिस अननोन डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज होते हैं, हम उसका भी सीक्वेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए प्रोब इज यूज टू फाइंड आउट द सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस ऑफ अननोन डीएनए, और इस तरीके से हमें जो प्रिंट मिलता है उसको हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई किया करने के लिए हम लोग एक्सरे रेज का यूज़ करते हैं, और एक्सरे फिल्म के रूप में जो हमें प्रिंट मिलते हैं, जिसको हम आइटो रेडियो बायोग्राफी टेक्निक द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डीएनए फिंगरप्रिंट है। आप इस डीएनए फिंगरप्रिंट को देख सकते हो कि आप इसमें जो है अलग अलग जो है वो नेम के डीएनए फिंगरप्रिंट यहाँ दिया गया। अब देखिए फर्स्ट वन तो सब में मिल रहा है, लेकिन जो सेकंड वन है केवल फिलिपा से मिल रहा है, जोएना का फिलिपा से मिल रहा है, फिर जोएना से मिल रहा है, फिर कार्लोस से मिल रहा है, यानी आंद्रे डिफरेंट हो गया। फिर अगर तीसरा देखिए तो फिलिपा से नहीं मिल रहा है, आंद्रे से मिल रहा है, जोएना से मिल रहा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा मैचिंग होगी वो क्लोज होगा, एक दूसरे के ये क्लोज होंगे। अब इस तरीके से, जैसे मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कोई क्रिमिनल केस है और उस क्रिमिनल केस में जो इंसिडेंट प्लेस है, जो घटना स्थल है, वहाँ से जो डीएनए मिला उसका एक फिंगरप्रिंट बना दिया गया, ऐसे बना दिया गया। अब मान लिया हमारे पास 3 या 4 सस्पेक्ट हैं, तो अब ये जो घटना स्थल से जो डीएनए मिला, जो उसका फिंगरप्रिंट है, वो चारों सस्पेक्ट से मैच कराया जाएगा। अगर वो किसी से मैच कर गया तो वो कल्प्रिट होगा, अगर चारों से मैच नहीं किया तो चारों निर्दोष होंगे। तो ये क्रिमिनल केस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा एक और इसका यूज़ है कि जैसे पेरेंटल डिस्प्यूट होता है कि बच्चे का फादर कौन है, तो पहले बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट बना लीजिए, फिर जो सस्पेक्टेड फादर है उनके डीएनए फिंगरप्रिंट बनाइए और फिर उनसे मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद क्लियर हो जाएगा केस, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका आजकल बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस में यूज़ किया जा रहा है। अब इसका यूज़ क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ अभी हमने आपसे डिस्कस किया, टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी, दूसरा टू डिटरमाइन द रियल पेरेंट, तीसरा वेरीफाई वेदर ए माइग्रेंट इज रियल और नॉट। जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग अफ्रीका, आपका वेस्ट इंडीज, अमेरिका, ऐसे माइग्रेट कर गए, तो अगर वो पता करना चाहें कि इंडिया में हमारे पेरेंट ग्रुप कौन है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट से पता लगाया जा सकता है। जैसे टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स, जो अलग अलग रेशियल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, कौन रेशियल ग्रुप किसके क्लोज है, ये सारी चीज़ें जो है डीएनए फिंगरप्रिंट से पता लगाया जा सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द डीएनए फिंगर प्रिंट एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस भी समाप्त होता है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।